और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। कल राहुल गांधी बोल रहे थे, आज प्रधानमंत्री मोदी की बारी थी। संसद में मोदी ने धो डाला। सुबह शुरुआत हुई सबसे पहले राहुल गांधी की दाढ़ी से। राहुल गांधी की दाढ़ी पर रामदास अठावले ने एक शेर पढ़ा, सबसे पहले उसे सुनिए। गुजरात एंड ही वाज द बैकबोन। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। का नेता कहाँ है? कांग्रेस का नेता जो आजकल बाबा बने हुए हैं, जो आजकल बाबा बने हुए हैं, का नेता कहाँ है? मध्य प्रदेश में पैदल चल रहा है रोड पर। वो प्यारा पैदल चल रहा है, वो प्यारा पैदल चल रहा है। अरे कांग्रेसियों से उसको तो पकड़ के लाओ। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की। राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। तो ये तो राहुल की शुरुआत ऐसे हुई। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में दाखिल हुए और सांसदों ने तालियों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया, लेकिन सबकी नजर प्रधानमंत्री ने क्या बोला ये मैं आगे बताऊंगा। प्रधानमंत्री की इस जर्सी पर सबकी नजर। प्रधानमंत्री जो नीली जैकेट पहनकर दाखिल हुए थे, इसकी खासियत क्या है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ये जो नीली जैकेट है, ये नीली जैकेट प्लास्टिक की बनी है, प्लास्टिक की बोतलों से बनी है। ये तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये जैकेट पिछले दिनों प्रधानमंत्री को गिफ्ट की गई। ये देख रहे हैं, यही जैकेट प्रधानमंत्री मोदी संसद में पहन के पहुंचे थे। प्लास्टिक की बनी है। आप सोच रहे होंगे प्लास्टिक की बोतल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लास्टिक से बनी हुई पहने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री की जो ये जैकेट थी, ये जैकेट आखिर कैसे बनाई गई। मैं क्यों कह रहा हूं ये प्लास्टिक से बनी है, देश के प्रधानमंत्री प्लास्टिक से बनी जैकेट क्यों पहने। अब देखिए जरा, उधर देख रहे हैं, प्लास्टिक आपको नजर आ रही है फैक्ट्री में कैसे बनी है। संसद में खास जैकेट पहनकर पहुंचे थे पीएम मोदी। जैकेट प्लास्टिक की बोतलों से बनाई गई है। प्लास्टिक को रिसाइकिल कर इस जैकेट को तैयार किया गया है इस तरह से फैक्ट्री में। पहले प्लास्टिक से पॉलिएस्टर बनाया गया और पॉलिएस्टर और कपास को मिलाकर फिर यह प्रधानमंत्री की जैकेट तैयार की गई। एक जैकेट को बनाने के लिए 28 बोतलों का इस्तेमाल हुआ है प्लास्टिक की, जो पीएम मोदी ने पहनी है। इंडिया एनर्जी वीक में प्रधानमंत्री को यह जैकेट दी गई थी, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, फ्रेम में जैकेट थी। पीएम ने प्लास्टिक से बनी यूनिफॉर्म लॉन्च की थी वहां। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने यह जैकेट बनाई है। आईओसी हर साल अब 10 करोड़ बोतल रिसाइकिल करेगा, प्लास्टिक रिसाइकिल करेगा, जो प्रदूषण भी फैलाता है, पर्यावरण को भी खराब करता है। इसलिए इसे रिसाइकिल कर ये जैकेट बनेंगे। इससे सशस्त्र बलों के लिए वर्दी भी बनाई जाएगी और पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों को ये जैकेट मिलेंगी। प्लास्टिक के रिसाइकिल से पर्यावरण का संरक्षण होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह तोहफा लिया था तब क्या कुछ कहा था, वो जरा सुनिए। प्रधानमंत्री ने जब ये प्लास्टिक की जैकेट उन्हें आईओसी ने गिफ्ट की, सुनिए क्या कहा था उन्होंने। प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है।
फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद बोलना शुरू किया तो करारा जवाब दिया। देखिए, शुरुआत प्रधानमंत्री ने क्या की ये मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने बोलते हुए सबसे पहले लाल चौक का जिक्र किया। लाल चौक का जिक्र क्यों किया? क्योंकि राहुल गांधी पिछले दिनों लाल चौक गए थे तिरंगा फहराने। ये देख रहे हैं, राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। कैसे फहरा लिया? क्योंकि 370 हट चुकी है, आतंकवाद का खात्मा हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं भी गया था 1992 में तिरंगा फहराने। आतंकियों ने पोस्टर लगा दिए थे कि मां का दूध पिया है, वो आए लाल चौक पर और पोस्टर और तिरंगा फहरा कर दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल को याद दिलाया, आप इसीलिए लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके। सुनिए जरा पीएम को। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी, मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे। मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आइए अब मैं आपको वो अनदेखी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जब प्रधानमंत्री 1992 में लाल चौक पहुंचे थे और उन्हें आतंकियों ने धमकी दी थी। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ आप देख रहे हैं लाल चौक पहुंचे 1992 में, और वहां पहुंचकर तिरंगा फहराया सारी धमकियों के बावजूद। तब सोचिए हालात क्या थे। कांग्रेस की सरकार थी 1992 में। लाल चौक पर तिरंगा फहराना यानी देश के एक हिस्से में तिरंगा फहराना भी मुमकिन नहीं था। तब प्रधानमंत्री गए थे। अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री कब गए थे। दरअसल यह तस्वीर आप देख रहे हैं लाल चौक की। पीएम ने संसद में कश्मीर के हालात का जिक्र किया। उस दौर का कश्मीर का जिक्र कांग्रेस पर दरअसल कटाक्ष के लिए किया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर थी। लाल चौक पर राहुल के तिरंगा फहराने को लेकर पीएम बोले, उन्होंने कहा आज कश्मीर में चैन है तो आप तिरंगा फहरा कर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी से कहा कश्मीर में क्या हालात हैं यह आप खुद देख कर आए। पीएम ने 90 के दशक में घाटी के हालात के बारे में बताया। 1992 में लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कहानी बताई उन्होंने। लाल चौक पर जब मोदी ने तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था और 1992 में तब श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकियों ने पोस्टर चस्पा कर दिए थे और पोस्टर पर लिख दिया था तिरंगा फहराने वालों को चुनौती दी थी। आतंकियों ने कहा था देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है। मोदी ने तब कहा था आतंकी कान खोलकर सुन ले, मैं आऊंगा 26 जनवरी को ठीक 11 बजे लाल चौक पर बिना सुरक्षा के आऊंगा। लाल चौक पर फैसला होगा कि किसने मां का दूध पिया है। धमकी को दरकिनार कर लाल चौक पर तिरंगा फहराया था प्रधानमंत्री मोदी ने और
अभी मैंने आपको सुनवाया, आज भी पीएम मोदी को वो बात याद है और तब भी याद थी। सुनिए जरा 1992 का उनका वो बयान, जब उन्होंने आतंकियों से ललकार कर कहा था मैंने मां का दूध पिया और मैंने तिरंगा लाल चौक पर फहरा दिया। सुनिए। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसे नाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटाने के साथ साथ इशारों में राहुल को जवाब दे दिया, लेकिन अभी राहुल को करारे जवाब मिलने बाकी थे। प्रधानमंत्री ने 85 मिनट बोला। 85 मिनट में शुरुआत में शायराना अंदाज में जब पीएम बोल रहे थे तो सांसद सदस्य टेबल पर थाप कर रहे थे। सुनिए जरा। आगा पीछा देखकर, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी। मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है, और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अगला हमला किया वो हमला था विपक्ष की वो रोने वाली आदत। जब एक्शन होता है, जब हारते हैं तो रोते हैं। देखिए जरा, पूरे इकोसिस्टम पर रोते हैं। कौन कौन है ये भी देख लीजिए। और पीएम ने क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था बढ़े तो आरबीआई को गाली देते हैं, चुनाव हार गए तो ईवीएम को गाली देते हैं, फैसला पक्ष में ना आए तो कोर्ट को गाली देते हैं, भ्रष्टाचार की जांच हो तो एजेंसियों को गाली देते हैं, सेना अगर पराक्रम दिखाए तो सेना को गाली देते हैं। ये जो गाली देने वाली परंपरा है ये कांग्रेस पार्टी में तब आई है जब से वो सत्ता में नहीं है। जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो वो सबको गाली देते हैं। ये अब परंपरा है विपक्ष की, और ये परंपरा, ये आदत पूरा देश जान चुका है कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो आरबीआई को गाली, चुनाव हारेंगे तो ईवीएम का रोना, फैसला अगर पक्ष में ना आए तो सारे कोर्ट पर सवाल, भ्रष्टाचार की जांच होने लगे तो ईडी सीबीआई पर सवाल, सेना पराक्रम दिखाए तो सेना को निशाने पर लेते हैं। यह विपक्ष की आदत है। सुनिए जरा पीएम। 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी,
अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री ने भाषण की जब शुरुआत की और किन किन मुद्दों पर कांग्रेस पर प्रहार किया और आईना दिखाया, मैं आपको कहूंगा। देखिए जरा, संसद में पीएम मोदी ने कहा सबने अपनी योग्यता दिखाई है और पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था, उनको वापसी की गलतफहमी है। राष्ट्रपति का अपमान भी किया गया इस संसद में। विपक्ष की नफरत अब सामने आ गई है, आलोचना के नाम पर गाली गलौज होती है। पूरे 9 साल विपक्ष ने गंवा दिए। यूपीए के 10 साल में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। ये मौकों को मुसीबत में पलटना इनकी पहचान बन गई। सबसे पहले सीडब्ल्यूजी घोटाले से भारत की बदनामी हुई, फिर कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, सबको याद है। कांग्रेस के लोग 2G कैश फॉर वोट में फंस गए। कांग्रेस काल में देश में आतंकी हमले हुआ करते थे। 2004 से 2014 तक अर्थव्यवस्था खस्ता हाल थी। कांग्रेस सरकार में महंगाई चरम पर थी। यह दशक दुनिया में भारत का दशक है, आज का दशक। भारत विश्वास से भरा हुआ देश है इस वक्त। जनता के फैसले से कुछ लोग जरूर निराशा में डूबे हैं। इनकी निराशा के पीछे है जनता का हुक्म। यूपीए में महंगाई डबल डिजिट में थी और यूपीए ने बेरोजगारी खत्म नहीं की कभी। यूपीए सरकार में आतंकी हमले होते थे, उत्तर से दक्षिण तक हमले हुआ करते थे। यूपीए में हर नागरिक असुरक्षित था और यूपीए सरकार में सिर्फ हिंसा हुई है। सुनिए पीएम मोदी को। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और सीडब्ल्यूजी घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राहुल को ऐसे जवाब दिए रविशंकर प्रसाद ने कि अब राहुल गांधी अडानी पर कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, यह सुनने के बाद राहुल गांधी अडानी पर जुबान सिल लेंगे। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बाकायदा तर्कों के साथ रविशंकर प्रसाद पूरी तैयारी करके आए थे अडानी पर। राहुल ने कल बहुत कुछ बोला था अडानी पर। राहुल ने कहा था मोदी ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां अडानी को ठेका मिल गया। तो रविशंकर प्रसाद ने आज कहा 2008 में मनमोहन सिंह सरकार में अडानी को पहला ठेका मिला था। राहुल ने कल कहा स्टेट बैंक ने $1 अरब का कर्ज दे दिया। तो रविशंकर प्रसाद ने आज कहा यूपीए सरकार में $1.65 अरब की डील हुई थी अडानी की। राहुल ने कल कहा पीएम बांग्लादेश गए तो बिजली का ठेका अडानी को मिल गया। रविशंकर प्रसाद ने आज याद दिलाया 2010-2011 में ऑस्ट्रेलिया में अडानी ने खदान खरीदी थी। राहुल ने कहा पीएम के दौरे के बाद अडानी को कैसे ठेका मिला। तो याद दिलाया रविशंकर प्रसाद ने, क्या मनमोहन ऑस्ट्रेलिया गए थे 10-11 में तभी अडानी को ठेका मिला था। राहुल ने कल कहा यह भारत की विदेश नीति नहीं, अडानी की विदेश नीति है। रविशंकर प्रसाद ने आज जवाब दिया नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से कांग्रेस के नेता दरअसल हताश हैं। राहुल ने कहा था 2014 में जादू हुआ, सब जगह अडानी जी आ गए। तो रविशंकर प्रसाद ने पूछा राजस्थान में अडानी के निवेश को लेकर क्या डील हुई है, वहां भी हजारों करोड़ रुपए अडानी ने निवेश किए। राहुल ने कल कहा क्या किया जो 609 नंबर से दूसरे नंबर पर अडानी आ गए। तो रविशंकर ने कहा राहुल की फितरत उद्यमशीलता को कमजोर करना है। राहुल ने कल कहा था सारी नीति अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस परेशान है
क्योंकि इनका कमीशन बंद हो गया है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक उद्योगपति उनके साथ जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले होते हैं। अध्यक्ष जी, सामान्यतः हम उद्योगपतियों का विषय नहीं बताते हैं, बनाते भी नहीं चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो, लेकिन बहुत कहा गया तो आज मुझे कुछ रिकॉर्ड को साफ करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए 2008 में अडानी परचेजेस बुनियो कोल माइंस in इंडोनेशिया एज इट्स फर्स्ट ओवरसीज परचेज। 2008 में किसकी सरकार थी? उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडवाणी ग्रुप अक्वायर्ड द कार्माइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। तो सर, क्या हम मान के चलें कि मनमोहन सिंह जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और इनको खदान मिल रही थी? क्या मतलब है इसका? भारत के उद्यमी बाहर जाकर काम करें, ये तो अच्छी बात है ना। मुझे मालूम है सर, उनको परेशानी होती है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गई है, यह उनको परेशानी होती है। 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप आने 5-7 वर्षों में करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये जो इतनी बड़ी राशि राजस्थान में लगाई जा रही है, तो वहां भी कुछ व्हीलिंग डीलिंग हुई है क्या? क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आजकल कमीशन बंद हो गया है, इसलिए उनको परेशानी है। अब आपको बताता हूं, राहुल गांधी कल दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था। राहुल गांधी अडानी पर पहुंच गए, उस मंच का इस्तेमाल उन्होंने अपनी निजी सियासत के लिए किया। इसलिए 3 लोग जिनके बयान हटाए गए संसद से, उनमें राहुल गांधी है, निशिकांत है और महुआ मोइत्रा है। महुआ मोइत्रा ने तो गाली तक दे दी संसद के अंदर। आइए अब आपको बताते हैं क्या कुछ कहा था जिनके बयान हटाए गए। सबसे पहले राहुल गांधी ने सदन में एक पोस्टर दिखाया था। पोस्टर के जरिए मोदी अडानी के रिश्ते पर सवाल किए थे। इन्होंने कहा था ये फोटो तो पब्लिक में है और इस हिस्से को कार्रवाई से उसके बाद हटा दिया गया। चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर थी और व्यक्तिगत हमले को लेकर हिस्से को हटाया गया। राहुल के बयान का हिस्सा हटाने का विरोध भी किया। जयराम रमेश ने इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया। महुआ मोइत्रा, सांसद महुआ मोइत्रा के बयान के भी कुछ हिस्से हटाए गए हैं। उनमें तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा। महुआ ने चर्चा के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसदों ने महुआ से कहा कि आप माफी मांगिए। महुआ ने अपशब्द पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। महुआ ने कहा, मैं एक सेब को एक सेब कहूंगी, नारंगी नहीं कहूंगी। स्पीकर के आदेश पर असंसदीय भाषा को हटा दिया गया। अगला नाम है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे के कुछ अंश बयान के हटाए गए हैं। राहुल के भाषण पर निशिकांत दुबे ने एक टिप्पणी की थी। निशिकांत दुबे ने कहा था, अभी सदन में एक प्रेत बोलकर गया है। इस शब्द को हटा दिया गया। संसदीय भाषा के तहत इसे हटाने का आदेश दिया गया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं अब महुआ मोइत्रा। उन्होंने तो गाली तक दी संसद में और उस पर नवनीत राणा जवाब दे रही हैं। को चुप करा के बैठा दिया था और कल पहली बार इंडिया के सामने सारे ऑपोजिशन पार्टी पहली बार मुंह खोल के, हम तो अडानी बोल ही नहीं सकते थे, ए बोलने से चुप करा दे सकता था। तो कल हम बोल रहे बहुत शुभ दिन था भारतीय गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि सारा इंडिया ने सुना कि असलियत क्या है। तो यही मेन मुद्दा है। और ऑफ द रिकॉर्ड कौन किसको क्या बोला है इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। लोकतंत्र के लिए अडानी जैसा स्कैंडल, $100 बिलियन का स्कैंडल, हाँ 1 लाख करोड़ रुपया का स्कैंडल, लोगों का पैसा, SBI का 27,000 करोड़, LIC का 36,000 करोड़, ये मेन मुद्दा है। ये लोकतंत्र के लिए मेन मुद्दा है। महुआ मोइत्रा ने इस पे सोचना बहुत जरूरी है कि एक महिला के वजह से सभी महिलाओं के ऊपर उंगली जब उठती है तो मुझे लगता है हम जैसी महिलाओं को बहुत दुख होता है। आपके विचार रखिए, आपका अग्रेशन रखिए, पर अगर आपने गलती की है तो मुझे लगता है महिलाओं की जो संस्कृति है उस हिसाब से उन्होंने माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने गलती की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे सभी ने वही रिएक्ट किया और हमको भी दिल से बहुत दुख हुआ कि किसी व्यक्ति को आप गाली देकर पार्लियामेंट में ऐसे नहीं बुला सकते हैं। तो मुझे लगता है आप ऑपोजिशन के लोग हो सकते हैं पर अपनी संस्कृति तो हमने कायम रखनी चाहिए, आप कहीं पर भी हो। आइए अब बात करते हैं उस शख्स की जिस पर मचा है सारा हंगामा। बात अडानी की। अडानी पर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा है, उसी पर बवाल है।
अडानी का हुआ क्या? अडानी उसी तरह से नीचे गिर रहे हैं या कुछ आज प्रोग्रेस है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा अडानी के शेयर की प्रोग्रेस रिपोर्ट। अडानी इंटरप्राइजेस 20%, जी हां 20% अप हुए हैं, ऊपर गए अडानी के शेयर अडानी इंटरप्राइजेस के। अगला मूव कीजिए। अडानी इंटरप्राइजेस के अलावा अडानी पावर लिमिटेड लगभग 5% अप हुए हैं, अडानी पावर लिमिटेड के शेयर 4.99%। अडानी पोर्ट्स 8.3% ऊपर गए अडानी पोर्ट्स के शेयर, तो अच्छी खबर है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 5% की बढ़ोतरी हुई है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के शेयर्स में। अडानी विलमार लगभग 5% का इजाफा हुआ है इसमें भी, यानी ज्यादातर अडानी के शेयर्स ऊपर गए। अडानी ग्रीन जो है इसमें 5% की गिरावट हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जो खबर दिल दहला देने वाली भी है, सभी को हिला देने वाली भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम भारत का ये नारा भी है और भारत इसी पर आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बुरे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी आज खड़े हैं तुर्की के साथ और पूरी मदद की जा रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये देख रहे हैं भारतीय ग्लोब मास्टर अभी भी मदद लेकर तुर्की पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक विमान उड़ रहे हैं। 4 ग्लोब मास्टर अब तक लैंड हो चुके हैं तुर्की में। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जो चीजें हैं ये आप देख रहे हैं, अंदर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और ये सारी चीजें तुर्की पहुंची है। तुर्की में इन सबको जो है ग्लोब मास्टर लैंड होने के बाद निकाला गया, ये भारत से मदद भेजी गई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं वहां के हालात क्या है, ये देखिए जरा। इस तरह से बच्चे फंसे हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये बच्ची फंसी है अभी भी, इसके साथ इसका भाई भी फंसा हुआ है। लोग वहां जो टीम मौजूद है वो निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। वहां जो हालात है आप अंदाजा लगाइए, 2 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, अभी भी लोग फंसे हुए हैं, मासूम बच्चे फंसे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं जो फंसे उन्हें निकालने की कोशिशें जारी है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारत की टीम भी वहां पहुंचकर रेस्क्यू कर रही है। एक और तस्वीर दिखाइए जरा, इंडियन टीम, ये देख रहे हैं भारतीय एनडीआरएफ तुर्की पहुंच चुकी है और वहां लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। बड़ी बड़ी, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग थी जो गिरी है, उन सब के ऊपर से मलबा हटाने की कोशिशें जारी है और इस मलबे के अंदर लोग दबे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप एनडीआरएफ की टीम को, आप देख रहे हैं ये बाकायदा जो फोर्स के लोग वहां पहुंचे मदद करने के लिए ग्लोब मास्टर से, वो तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाई जरा, और ये राहत सामग्री जो पहुंची है, ट्रक्स पहुंचे हैं, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में लोगों की मदद के लिए भेजी। ये रिपोर्ट देखिए सर। भूकंप से दम तोड़ते एर्दोगन के मुल्क तुर्की के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मदद का हाथ बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान से एक के बाद एक 4 वायुसेना के बड़े विमान तुर्की के लिए उड़ान भर रहे हैं। दवाई, इलाज और राहत सामग्री के साथ मोदी ने रेस्क्यू के लिए बड़ी फौज को उतार दिया है। एर्दोगन के तुर्की के बर्बाद शहरों में भारतीय बचाव दल की टुकड़ियों ने मोर्चा भी संभाल लिया है। एक तरफ रेस्क्यू टीम लोगों को मलबे से निकाल रही है, तो दूसरी तरफ मोदी की मेडिकल टीम ने मरते हुए लोगों को इलाज के जरिए बचाने का जिम्मा संभाल लिया है। दुश्मन के लिए बड़ा दिल रखने वाले मोदी ने भी साफ कह दिया है कि दुख की इस घड़ी में तुर्की के साथ भारत हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा है। और आइए अब आपको बताते हैं भारत से क्या कुछ आज भेजा गया है तुर्की में। हर रोज भारत से मदद भेजी जा रही है, भारत पूरी मदद कर रहा है। आज जो मदद भेजी गई वो मैं आपको बता रहा हूं, यह है ग्लोब मास्टर। इसी ग्लोब मास्टर के जरिए मदद भेजी जा रही है तुर्की में। भारत से लगातार मदद के लिए विमान लैंड हो रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। वाराणसी से एनडीआरएफ की 3री टुकड़ी रवाना हो चुकी है। इस टुकड़ी में राहत बचाव के लिए 51 जवान मौजूद थे और बचाव कार्य के लिए 2 ट्रेन डॉग्स भी भेजे गए। ये स्निफर डॉग्स वहां काम करते हैं, जाकर कौन लोग कहां दबे हैं उनकी पहचान में भी ये मदद करते हैं। साथ ही बातचीत के लिए कम्युनिकेशन सेटअप भी भेजा गया है वहां पर। अब तक भारत से 4 C-17 ग्लोब मास्टर रवाना हो चुके हैं, ऐसे 4 विमान रवाना हो गए। दवाएं लेकर 99 सदस्यों की मेडिकल टीम भी रवाना हुई है। तुर्की के लिए मोबाइल अस्पताल भी भेज दिया गया है और इस अस्पताल में 30 मरीजों की भर्ती की सुविधा है। साथ ही वायुसेना के विमान से जीवन रक्षक दवाएं भी भेजी गई हैं। करीब 6 टन से ज्यादा राहत सामग्री रवाना की गई है। मोदी सरकार ने सीरिया भी
मदद भेजी, यानी सिर्फ तुर्की नहीं, क्योंकि भूकंप सीरिया में भी आया है तो सीरिया को भी मदद भेजी है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत मदद भेज रहा है। दो शब्द हिंदी और तुर्की दोनों भाषाओं में समान है, इसलिए भारत ने इसका नाम रखा है ऑपरेशन दोस्त। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि एनडीआरएफ की जो टीम पहुंची है, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट है अभिषेक कुमार, उन्हें सुनिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टर्की में परसों रात को भूकंप आया था, तो उसके लिए सभी देश मदद कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे देश से भी कल तक 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं और ये वाराणसी से लेवल एनडीआरएफ की तीसरी यूएसआर टीम टर्की के लिए रवाना हो रही है। इसमें कुल 51 सदस्य हैं। हमारे साथ कैनाइन स्क्वाड है, हमारे साथ कम्युनिकेशन के सेटअप्स हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। इसके अलावा राहत बचाव के सारे सामान लेकर हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो भारत मदद कर रहा है, लेकिन सोचिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोच रहे थे कि तुर्की पहुंच जाऊं, लेकिन एर्दोगन ने मना कर दिया, भाई हमारे यहां आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बताऊं इस वक्त में भी पाकिस्तान की नीयत क्या, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पाकिस्तान में भूकंप आया है, लोग मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी तुर्की में जो भूकंप आया है लोग मदद की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की बदनीयत जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। भारत का जो ग्लोब मास्टर है, प्रधानमंत्री मोदी मदद भेज रहे हैं, भारत का ग्लोब मास्टर का जाने का रास्ता पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान वहां भी क्या कर रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे भारत का जो विमान है वो पाकिस्तान से ना होकर सीधे पाकिस्तान से तुर्की जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं जा रहा, वो वेस्ट एशिया से जा रहा है। पाकिस्तान की यह नीयत बताती है कि पाकिस्तान बुरे वक्त में भी किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे जाने का जो रास्ता है तुर्की, भारत से पाकिस्तान के आसमान से सीधे तुर्की विमान जा सकता है, एक ये रास्ता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, भारत पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करता है। इस बुरे वक्त में भी देखिए भारत किस तरह से जा रहा है। भारत उस रास्ते से नहीं जा रहा है, भारत वाया गुजरात, गुजरात के रास्ते वेस्ट एशिया यानी ओमान में एंटर होगा, ओमान से आगे बढ़ता हुआ सऊदी अरब का आसमान का इस्तेमाल करेगा और सऊदी अरब के आसमान का इस्तेमाल करने के बाद ऊपर से एयर स्पेस से इराक और इराक होते हुए सीरिया और सीरिया होते हुए फिर तुर्की जा रहा है। भारत यह रूट इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क है जो बुरे वक्त में भी तुर्की के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे भारत मदद कर रहा है। भारत के जो डॉक्टर्स हैं वहां पहुंचकर लोगों की किस तरह से इलाज कर रहे हैं और मदद करेंगे। देख रहे हैं भारत से जो टीम गई है, डॉक्टर्स की टीम है, उन्हें आप देख रहे हैं। ये ग्लोब मास्टर जो तुर्की में लैंड किया है, ये देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो हमारे जवान वहां पहुंचे मदद करने के लिए। मेडिकल एड जो भेजी गई है, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों को जरूरी दवाएं मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया है कि भारत इस तरह की मदद आगे भी भेजता रहेगा और अभी शुरुआती मदद गई है, आगे क्या कहा है देखिए जरा विदेश मंत्री। उन्होंने कहा इस चुनौतीपूर्ण क्षण में भारत एकजुटता व्यक्त करता है। 50 से अधिक एनडीआरएफ खोज और बचाव कर्मियों को राहत सामग्री के साथ भारतीय C-17 उड़ान अदाना पहुंची है और वसुदेव कुटुंबकम की नीति के तहत मानवता की सहायता के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन अब सोचिए कि भारत अभी भी मदद कर रहा है, वो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। भारत से जो मदद भेजी गई है वो तस्वीरें देखिए। भारतीय ग्लोब मास्टर से ये सहायता निकाली जा रही है और इस मदद को भेजा है। लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि वो तुर्की पहुंच जाए, लेकिन शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो गई। तुर्की ने मना कर दिया, हमारे यहां अभी आने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है ये मैं आपको बताता हूं। सोचिए ये वो तुर्की और ये वो पाकिस्तान है जो एक दूसरे के दोस्त होते थे, लेकिन बुरे वक्त में तुर्की ने आने से ही मना कर दिया है। तुर्की पाकिस्तान का वैसे तो मित्र देश है, लेकिन भूकंप से तुर्की पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान मदद करने की स्थिति में है ही नहीं, खुद खाने के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है। शहबाज ने समर्थन का नया तरीका दिखाया कि मदद तो कर नहीं सकते हैं, तुर्की चले जाते हैं। तुर्की जाने की तैयारी कर रहे थे शहबाज शरीफ और शहबाज के साथ बिलावल भी पूरी तैयारी में थे कि मैं भी चला जाऊं। शहबाज और बिलावल की तुर्की यात्रा होनी थी, लेकिन
तुर्की ने यात्रा करने के लिए मना कर दिया कि भाई अभी हमारे यहां मत आइए, हम परेशान हैं और आपको कौन संभालेगा, स्वागत करेगा। अब शाहबाज अपने ही फैसले पर घिर गए हैं। पाकिस्तान में ही शाहबाज पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी। हालांकि शाहबाज ने फोन करके संवेदना जता दी है, फोन पर कहा दर्द के समय में तुर्की के साथ है। अच्छी बात यह है कि फोन करने की स्थिति में तो है, क्योंकि न तेल है न आटा है, फोन तो कर पा रहे हैं कम से कम। आइए अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर बेहद दर्दनाक है कि हालत क्या है तुर्की में। ये देखिए जरा तस्वीर, ये आप तस्वीर देख रहे हैं बच्ची की, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। बच्ची को आप देख रहे हैं, इस तरह की न जाने कितनी कहानियां हैं। आप सुन रहे हैं इस तरह के बच्चा फंसा हुआ है, बच्चे को ढक्कन से पानी पिलाया जा रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं, जिनके साथ बहुत सी दर्दनाक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनको निकाल लिया गया है। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, कैसे उन्हें निकाला जाएगा, अलग अलग टीम्स काम कर रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं, ये बच्चा फंसा हुआ था, देखिए मासूम बच्चा फंसा हुआ था जिसे बाहर निकाला गया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, ये बच्चा फंसा हुआ था और किसी तरह से टीम्स ने निकाला। सोचिए जरा, जो वहां बचाव का कार्य कर रही है टीमें, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और कितना मुश्किल काम है उनके लिए, बच्चों को निकालना, बड़ों को निकालना, बुजुर्गों को निकालना। देखिए जरा, तुर्की के साथ बहुत सी दर्दनाक कहानियां जुड़ी हैं। वैसे ही कुछ कहानियां मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जिस बच्चे को आप देख रहे हैं, इस बच्चे का जन्म मलबे के बीच में हुआ है और जन्म देते ही मां की मौत हो गई। बच्चा जिसने जन्म लिया 10 घंटे के बाद यहां रेस्क्यू टीम पहुंची। बच्ची परिवार में इकलौती सदस्य बची है, बाकी कोई नहीं बचा है। ऐसी और भी कहानियां हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मृत बच्चे को पकड़कर एक पिता रो रहा है। सीरिया में भूकंप में नवजात की मौत हो गई। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, छोटे से बच्चे का पूरा परिवार खत्म हो गया है। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। ये तस्वीर मैंने शुरू में आपको दिखाई। भाई बहन 17 घंटे मलबे के नीचे दबे रहे। रेस्क्यू टीम से कहा, अंकल मुझे बचा लो, मैं आपकी जिंदगी भर सेवक बनकर रहूंगी। यह तस्वीर देखिए, पिता मृत बेटी का हाथ थाम कर बैठा रहा। 15 साल की बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई। ये कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये एक डच रिसर्चर है जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने एक रिसर्च की है और क्या कुछ कहा है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इन्होंने ट्वीट किया है, ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। दरअसल 3 फरवरी को इनकी भविष्यवाणी थी कि जल्द ही भूकंप आ सकता है तुर्की में। ये देख रहे हैं आप, उन्होंने लिखा है 7.5 रिक्टर स्केल पर, यानी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी डच रिसर्चर ने। ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस महातबाही की भविष्यवाणी में क्या कुछ कहा था रिसर्चर ने। भला कैसे कोई पहले से बता सकता है कि कहीं इतनी तबाही आ सकती है। रिसर्चर क्या कुछ लिखते हैं, क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया था, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। जरा ये देखिए, भूकंप से 3 दिन पहले भविष्यवाणी हो गई थी कि भूकंप आने वाला है। शोधकर्ता फ्रैंक हुगबीट्स ने ट्वीट किया था, लिखा था आज नहीं तो कल 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में इसका असर होगा, यह भी लिख दिया था। फ्रैंक ने 3 फरवरी को ट्वीट में लिखी थी यह बात। भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करते हैं फ्रैंक और सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के शोधकर्ता भी हैं। ट्वीट को लेकर कुछ लोगों ने विरोध भी जताया था उस वक्त, लेकिन अब फ्रैंक की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। यह फ्रैंक की भविष्यवाणी है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर भूकंप से पहले कैसे संकेत मिलते हैं, कैसे पता चलता है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। भूकंप से पहले परिंदे उड़ने लगते हैं। देखिए इस तस्वीर को, यानी उन्हें सबसे पहले एहसास हो जाता है, परिंदों को पता चल जाता है। और बताया जा रहा है ये वायरल तस्वीर है, तुर्की की है। यानी भूकंप का एहसास परिंदों को पहले हो जाता है। वो भूकंप आने से पहले ही देखिए आसमान में हलचल देख रहे हैं जरा।
सैकड़ों परिंदे आसमान में नजर आ रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब भूकंप नहीं आया था। आखिर परिंदों को कैसे पता चलता है, यह आपको बताता हूं। दरअसल 20 घंटे पहले रेडियो सिग्नल खराब हो जाते हैं और टीवी सिग्नल में भी खराबी आनी शुरू हो जाती है। मोबाइल के सिग्नल में भी खराबी आ जाती है। भूकंप आने का संकेत प्रकृति भी वक्त से पहले देती है। नालों से पानी अचानक गायब हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जानवरों और पक्षियों में बदलाव दिखने लगता है। कुत्ते अजीब तरह से भौंकना शुरू कर देते हैं। पक्षियों की चहचहाट अलग तरह से होती है। चिड़िया अपने घोंसलों को छोड़कर चली जाती हैं। कई दिन पहले ही चूहे घरों से भागने लगते हैं। भूकंप से पहले सांप अपना बिल छोड़ देते हैं। नेवला भी अपने बिल से बाहर निकल आता है। पानी में मछलियों का व्यवहार बदल जाता है। ये सारी चीजें भूकंप आने से पहले होती है जो इशारा देती हैं। कीड़े मकोड़े भी सामान्य से अलग दिखने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भूकंप के संकेत मिलते हैं। भूकंप कब आएगा इसके कई संकेत होते हैं। ग्रहों के अनुसार भी भूकंप का आकलन होता है। ग्रहण के 80 दिन के अंतराल में कभी भी भूकंप आ सकता है। जब मंगल व शनि ग्रह एक दूसरे के 180 डिग्री पर हो तो ऐसी स्थिति में भी भूकंप आने की संभावना है। हालांकि दावा यह भी है कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत कुछ कहती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है। बुलडोजर कार्रवाई हुई तो महबूबा दिल्ली आ गई। तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती की तस्वीर है। पुलिस ने उठा रखा है महबूबा मुफ्ती को। दिल्ली में थी, प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस वाले उठाकर ले गए महबूबा को। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं महबूबा पहुंची थी देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए। आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती को दिल्ली में आई, प्रदर्शन कर रही थी, बुलडोजर के खिलाफ प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस ने हिरासत में लिया। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती को उठाया पुलिस ने। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। महबूबा मुफ्ती को पुलिस लेकर गई। एम्बियंस बढ़ाइए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं। अगली तस्वीर दिखाई, आप देख रहे हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया गया, महबूबा को बस में बिठाया गया और बस में बिठाकर महबूबा को ले जाया गया। अब मैं आपको बताता हूं महबूबा ये प्रदर्शन दिल्ली में क्यों कर रही है। अगली तस्वीर दिखाई। दरअसल कश्मीर में जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, जमीनें कब्जाई हुई थी, उनके घरों पर चल गए बुलडोजर। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो लोग दरअसल महबूबा के करीबी थे। ये वो लोग थे जो रसूखदार थे, ताकतवर थे। गरीब कश्मीरी, आम कश्मीरी जमीनें नहीं कब्जा रहा है। वो लोग जमीनें कब्जा रहे हैं जो सियासत और सत्ता के इर्द गिर्द रहे हैं सालों साल। उन्होंने जमीनें कब्जाई और अब उन सब पर बुलडोजर चल रहा है, इसलिए महबूबा को दर्द हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाई, ये शोपिया की थी। ये आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला के करीबी पर भी बुलडोजर चला। तो उमर अब्दुल्ला को भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए महबूबा दिल्ली में आ गई। अगली तस्वीर दिखाई। अनंतनाग में भी हुर्रियत के करीबी पर, नेता पर बुलडोजर चल गया, इसलिए महबूबा को भी परेशानी है, उमर अब्दुल्ला को भी परेशानी है, अलगाववादियों को भी परेशानी है, क्योंकि इन्हीं के पास ताकत रही कश्मीर में हमेशा। जो ताकतवर था वो कब्जे करता रहा, वो अतिक्रमण करता रहा और अपनी इमारतें बनवाता रहा। आम कश्मीरी खुश होता है जब ऐसी कब्जाई जमीनों पर बुलडोजर चलता है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में बुलडोजर चल रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी जमीन खाली कराई गई तो आप ताज्जुब करेंगे। सरकारी जमीन वापस लेने की मुहिम चल रही है। अब तक 15 लाख कनाल जगह खाली कराई गई है। 15 लाख कनाल कितनी होती है? 1 एकड़ बराबर 8 कनाल होता है। तो 2 लाख एकड़ अवैध जमीन मुक्त कराई गई है। 2 लाख एकड़। महबूबा के कई करीबियों पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए अब लोकतंत्र खतरे में है। अब लग रहा है कश्मीर को कोई खराब कर देगा। ये तो अवैध कब्जा छुड़ाया जा रहा है, जब अवैध कब्जा छूटेगा तो कश्मीर और अच्छा दिखेगा। महबूबा के रसूख का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन हड़पी गई थी। सरकारी जमीन पर महबूबा के मंत्रियों ने घर बना लिए थे,
शोपिया में गुलाम हसन ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया था। महबूबा सरकार में मंत्री रहे गुलाम हसन और गुलाम हसन के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया। महबूबा पर भी कई जगह अवैध कब्जे के आरोप है। सीएम रहते महबूबा ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, यह इल्जाम है। डर है कि उन ठिकानों पर भी बुलडोजर चलेगा, इसलिए महबूबा और उनके समर्थक दिल्ली आकर विरोध कर रहे हैं कि बड़ी नाइंसाफी हो रही। कई जगह महबूबा समर्थकों ने पथराव और विरोध किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बुलडोजर एक्शन जारी है और जारी रहेगा। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी विरोध कर रहे हैं। सोचिए, उमर अब्दुल्ला के करीबियों पर भी बुलडोजर चल रहा है। अब्दुल्ला के रसूख से सरकारी जमीनें कब्जाई गई। हुर्रियत अलगाववादियों के अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर चल रहा है, इसीलिए सब परेशान है। अब सोचिए जरा, किसी आम कश्मीरी को आपने सड़क पर नहीं देखा, क्यों महबूबा और उमर नाराजगी जता रहे हैं? महबूबा को सुनिए जरा। देखिए, जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चल रहा है, वहाँ कोई हमारा रोजगार छीना जा रहा है, हमारी दुकानें तोड़ी जा रही है, हमारा लाइवलीहुड खत्म किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है। जम्मू में किन इलाकों में बुलडोजर भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहाँ कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो है सही नहीं है। एक कैलकुलेटेड डिजाइन के तहत यहाँ के भाईचारे को और यहाँ की यूनिटी को जो है जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वो सारा कुछ तो आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान दिख रहा है। ये अलगाववादियों के आकाओं को अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिख रहा है। तो प्रॉब्लम उनको ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिन अलगाववादियों और आतंकवादियों के कंधों पर बैठ करके ये परिवार सियासत की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो कंधे जो है वो खत्म हो गए हैं और उनकी नाकाबंदी और खात्मे की तरफ हो चुकी है। तो इसलिए जो है वो आज हताश और निराश। तो बुलडोजर ऐसा ही चलता रहेगा, तभी घाटी और खूबसूरत होगी। अवैध कब्जे हटेंगे तो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पहली बार आप ये खबर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कोर्ट में भगवान हाजिर हो गए। इससे पहले शायद ही आपने सुना हो किसी कोर्ट में भगवान भी आ गए। तो तस्वीर देखिए जरा, आज कोर्ट के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। साक्षात भगवान कोर्ट पहुंचे। आखिर भगवान कोर्ट क्यों पहुंचे ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछली तारीख पर कहा गया भगवान अनुपस्थित है, एब्सेंट लगा दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता आज खुद भगवान को लेकर ये कोर्ट परिसर के अंदर देख रहे हैं। ये देखिए, कोर्ट के अंदर भगवान पहुंच गए। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए, जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां मथुरा कोर्ट में एक शख्स भगवान को लेकर पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल की तस्वीर। इंतजार कर रहे हैं कोर्ट में पेशी के वक्त का, जिस वक्त पेशी होगी उसके बाद लेकर जाया गया। आप भी सोच रहे होंगे आखिर क्या वजह है। अगली तस्वीर दिखाइए। दरअसल राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद चल रहा है मथुरा में, उसको लेकर सुनवाई थी जिसमें लड्डू गोपाल की पेशी हुई। क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन भगवान को कोर्ट पर जब लेकर गए तो जज की प्रतिक्रिया क्या थी, जज साहब ने क्या कहा ये भी आपको बताऊंगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मथुरा कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है और 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का मामला है। कोर्ट में विवाद है कि शाही ईदगाह के साथ यह विवाद चल रहा है। भगवान केशव देव समेत 6 लोग याचिकाकर्ता हैं। 23 जनवरी को मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। 23 तारीख को अदालत ने भगवान केशव देव को एब्सेंट, गैर हाजिर बताया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख रखी थी 7 फरवरी। तो अगली तारीख आई तो कोर्ट में भगवान पहुंच गए साक्षात। बाकी याचिकाकर्ता भगवान की मूर्ति के साथ कोर्ट पहुंच गए। मथुरा कोर्ट में भगवान केशव देव की पेशी हुई और अदालत ने भगवान की उपस्थिति को स्वीकार किया। साथ ही कहा कि अगली तारीख पर भगवान को मत लाइएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आशुतोष पांडे क्या कह रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह का आज मुकदमा विचाराधीन है
और श्री केशव जी महाराज हमारे वादी नंबर 6 हैं। पिछली तारीख पे माननीय न्यायालय ने लिखा था कि वादी नंबर 6 गैरहाजिर है, इसलिए हम इनको न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए न्यायालय में लाए, क्योंकि इन्हीं का घर छीना गया है। हम इनका घर वापसी लाने के लिए, जैसे अभी चोर साबित हुए हैं, ईदगाह वाले चोर हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इसी नाते हम लोग न्यायालय में आए हैं कि उनकी जगह खाली की जाए। देखिए, न्यायालय में जब न्यायालय ने माना है कि ये वादी नंबर 6 हैं, हम तो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये आदेश में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप अनुपस्थित हैं, तो हम तो माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करना, हम न्याय प्रिय लोग हैं, इसलिए न्यायालय में आ रहे हैं कि हमारी जगह दबा ली गई, हमारी जन्मभूमि, भगवान की जन्मभूमि दबा ली गई। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आज की ये है कि कैसे वो बलून, वो गुब्बारा, उड़ता जासूस टारगेट इंडिया। तस्वीर दिखाई है, जो आप गुब्बारा देख रहे हैं, जो अमेरिका के आसमान में आपने चीनी गुब्बारा देखा, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं उड़ रहा था, दुनिया के कई देशों में उड़ रहा था ये गुब्बारा। अगली तस्वीर दिखाइए, इस गुब्बारे को मार गिराया गया, ये देखिए जरा, ये चीनी जासूस था। ये मैं आपको बताता हूं, अमेरिका का दावा है कि ये चीनी जासूस दुनिया के कई देशों की जासूसी कर रहा था। कैसे चीनी जासूस कहां कहां पहुंचा, ये भारत की भी जासूसी कर रहा था और भारत के अलावा कई और देशों की। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जासूस, इस बलून को देखिए जरा, ये भारत, ताइवान, जापान, वियतनाम, फिलीपींस और अमेरिका, यानी ये जो गुब्बारा है, ये जासूसी गुब्बारा इन सारे देशों के ऊपर उड़ चुका है, इन सारे देशों की जासूसी कर चुका है। अमेरिका में इसे मार गिराया गया। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये जो जासूसी गुब्बारा है, ये भारत की भी जासूसी कर रहा था, तो भारत पर क्या कर रहा था ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल उड़ता जासूस जो है और इंडिया इसके टारगेट पर है, ये अमेरिका आज कह रहा है। देखिए जरा, ये आप गुब्बारा भी नजर आ रहा है आपको। दरअसल भारत की भी जासूसी कर रहा था ये चीनी गुब्बारा, और चीन के बलून ने भारत के सैन्य बेस की जासूसी की। पोर्ट ब्लेयर, आउट कीजिए, जूम आउट कीजिए फ्रेम, पोर्ट ब्लेयर के ऊपर चीनी गुब्बारा उड़ाया था। भारत के सैन्य अभ्यास की जासूसी की कोशिश थी, और तब भारत की तीनों सेनाएं ज्वाइंट ड्रिल कर रही थी। चीन गुपचुप तरीके से भारत की तैयारी परखना चाहता था उस वक्त, और 28 जनवरी को जासूसी गुब्बारा अमेरिका में घुसा था। 8 दिन तक ये जो गुब्बारा है, ये अमेरिकी आसमान में रहा। शक था कि बैलून से चीनी जासूसी कर रहा है, और अमेरिका ने F-22 लड़ाकू विमान से इस बैलून पर हमला किया और इसे गिरा दिया। हमले में AIM-9X साइड विंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अटैक के बाद जासूसी गुब्बारे का मलबा समुद्री इलाके में जाकर गिरा। जासूसी गुब्बारा गिराए जाने से चीन भड़का हुआ है। दरअसल उसने अमेरिकी सेना के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो चीन की फितरत है, वो दोस्तों की भी जासूसी कराता है। इसी के लिए चीन आज बेनकाब हुआ है, न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत समेत कई देशों की जासूसी करा रहा था। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।